हेलो गाइज, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षितिज कक्षा 9 यानी एनसीईआरटी की जो बुक है क्षितिज कक्षा 9 की, उसका एक चैप्टर है मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा की है रचना। मेरे बचपन के दिन, ठीक है, मेरे बचपन के दिन। आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम क्षितिज से पढ़ चुके हैं 4 और रचनाएं। वो कौन कौन सी हैं? 2 बैलों की कथा जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। लहासा की ओर राहुल सांकृत्यायन जी की है। तीसरा जो पढ़े वो है उपभोक्तावाद की संस्कृति, श्यामाचरण दुबे जी की है। और एक और पढ़े चैप्टर सांवले सपनों की याद जो कि जाबिर हुसैन की है। आज का ये जो चैप्टर है वो है 5वां चैप्टर क्षितिज से। क्षितिज कक्षा 9 से NCERT, ठीक। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही होगा जो लोग इस चैनल पर विजिट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने बिहार SCRT हिंदी की जितनी भी बुक थी कक्षा 6 से लेकर 12 तक, इन सारी किताबों को हम लोगों ने अध्ययन किया, उसका प्रश्नोत्तरी किए और उसका PDF भी आप लोगों को दे दिया गया है। अब चल रहा है हम लोगों का NCERT का हम लोग पढ़ चुके हैं कृतिका का 3 चैप्टर और अब पढ़ रहे हैं क्षितिज का। तो चलिए, ये जानकारी जो लोग नए थे उन लोगों के लिए थी। बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय है तो वो स्टूडेंट भी इसका लाभ ले सकें। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। यहाँ उनका जन्म हुआ है 1907 में फर्रुखाबाद में। ये पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ और उनका देहांत कब होता है? 1987 में। 80 वर्ष के उम्र में उन्होंने इतनी सारी रचनाएं की और इतना सारा नाम कमाया, ठीक है। महादेवी वर्मा की बात करें तो ये छायावादी कवयित्री थी, छायावादी कवयित्री हैं। और एक और क्वेश्चन होता है कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। मैं जहाँ जहाँ छायावाद की बात आती है, जहाँ जहाँ उन कवियों की बात आती है, ज़रूर मैं इस चीज़ को मेंशन करती हूँ ताकि आप लोगों को रट जाए। वही चीज़ मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं, छायावाद के स्तंभ 4 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। उनमें है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और जो तीसरे कवि हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। और ये जो एक और हैं, 3 कवियों के बाद एक कवयित्री हैं महादेवी वर्मा, ठीक है। ये चारों लोग जो है छायावाद के 4 स्तंभ के रूप में जाने गए। इन्होंने रचनाओं के साथ साथ इसका प्रचार भी किया अपनी रचनाओं का, और बहुत ही धूमधाम से इस छायावाद को इन्होंने चलाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थीं। निहार रश्मि निर्जायामा दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं।
कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। अगर पूछे कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था, ये तो शायद सब लोगों को पता होगा। उनकी रचना है यामा, उस पर मिला था। ठीक है। और एक और बात है कि जो निहार रश्मि नीरजा के जो गीत हैं वही यामा में संकलित किए गए थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखाचित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखाचित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अच्छे करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक। यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी उन्होंने रचनाएं की हैं। पशु पक्षियों की बात आती है तो एक रचना का नाम याद आता है, उनकी संस्मरणात्मक रचना है मेरा परिवार। ठीक है। मेरा परिवार, ये जो मेरा परिवार चैप्टर है ना, बिहार SCERT जब हम पढ़ा रहे थे उसमें SCERT उसमें ये चैप्टर है और मैं आप लोगों को बताई हूँ। ठीक है। इसमें मेरा परिवार में नेवला, कुत्ता, ऐसे कई सारे नाम हैं, उन लोगों को इन्होंने रखा है। और उन लोगों का नाम कुत्ता का कुत्ता नहीं, नेवला का नेवला नहीं, मोर का मोर नहीं, ऐसे नहीं, नाम अलग अलग करके रखा है इन्होंने। ठीक है। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। उसके आगे इनके बारे में दिया गया है कि मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थीं। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। एक तरह से इसको आत्मकथ्यात्मक भी कह सकते हैं। मेरे बचपन के दिन, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। महादेवी जी लिखती हैं कि मैं अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। शायद इसीलिए भगवान ने सोचा होगा कि ये लोग लड़कियों को मार दे रहे हैं तो इन लोगों के घर में लड़की नहीं चाहिए। वही बात यहाँ पे मेंशन कर रही हैं कि मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाईं। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थीं। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। पंचतंत्र किसकी रचना है? पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। ठीक है। पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी यानी विद्वान। विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने। संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। जब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने, माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था।
प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रॉस वेस्ट गर्ल कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थीं, ईसाई लड़कियाँ भी थीं। हम लोगों का एक ही मेस था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएँ रहती थीं। टोटल छात्राएँ इनके कमरे में, छात्रावास में कितनी रहती थी? कमरे में 4। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली, वही सुभद्रा कुमारी चौहान जिनकी रचना है त्रिधारा मुकुल। ठीक है। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थीं। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान पक्षी बोले बन बोले, जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रजभाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगे। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाया कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रॉसवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम तुक मिलाते थे। और लड़कियां खेलती थी तो वो तो मशहूर नहीं हुई, लेकिन ये लोग नहीं खेलती थी, अपने काम पे ध्यान देती थी, कुछ अलग करने की सोचती थी, कुछ नाम कमाने की सोचती थी। तो आज इन लोगों का नाम किताबों में है। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। शायद हर एक स्त्रियों के पास ये होता था उस टाइम में। और सब लोग का मतलब सब लेडीज़ लोग, सब स्त्री लोग इसको पढ़ते थे। उसमें ये चीज़ लिखा होता था कि कैसे रहना है, कैसे खाना बनाना है, कैसे परिवार चलाना है, कैसे ये सब, बस यही सब बातें लिखी होती थी। उसी में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उसमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कभी सम्मेलन होते थे तो क्रॉसवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे। हरिऔध का मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, ठीक है। कभी श्रीधर पाठक होते थे, श्रीधर पाठक। कभी रत्नाकर जी होते थे, यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर। कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, ठीक है। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उस दिन आनंद भवन में बापू आए, महात्मा गांधी। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा 1-1, 2-2 आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती। मैंने दे आई और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला कटोरा मैंने बापू को दे दिया।
सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गईं। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन निशा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तादनी जी थी, जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रहा जाता था। वाह, देसी कौआ मराठी बोली। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौआ मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियाँ थीं वे आपस में अवधी बोलती थीं। बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थीं। जहाँ जहाँ की लड़कियाँ थीं वो लोग छात्रावास में अपनी अपनी भाषा बोलती थीं। कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थीं। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थीं, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी, राखी के दिन बहनें राखी बांधाएं, तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो। ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो मेरा नेग ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वेपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थीं। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना हो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। ये तो रहा चैप्टर समाप्त हो गया और इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यहाँ जो दिया गया है शब्दार्थ, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कहाँ से क्या चीज़ पूछ लिया जाएगा कोई पता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। आज तो ये चैप्टर समाप्त हुआ और क्षितिज भी समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।